नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एससीएस न्यूज में। दोस्तों, 2023 तो आ गया और आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ईश्वर आपके घर में सुख समृद्धि दे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रखे। लेकिन ये मौका एक ऐसा मौका है जहां पर 2023 में क्या संभव है, क्या हो सकता है, क्या होने की संभावनाएं हैं, उस पर भी बातचीत करनी बहुत जरूरी है। पिछले वर्ष हमने देखा कि हर चीज महंगाई को छोड़कर गिरती चली गई। नैतिकता तो गिरी ही गिरी, उसके बारे में क्या कहूं। बेईमानी बढ़ गई। इसके अलावा लोगों की जो खास तौर से जो धूर्तपन था वो भी बढ़ा। रुपया भी गिरा। इसके साथ में फॉरेन इन्वेस्टर ने करीब करीब 1.25 लाख करोड़ भारत के स्टॉक एक्सचेंज से निकाल लिए। जहां तक बात थी कर्जे माफ करने की, तो सरकार ने 10 लाख करोड़ के कर्जे माफ करके एक तरह से संकेत दिया कि ये सरकार धन्ना सेठों की सरकार है। 7.5 लाख स्टूडेंट्स देश छोड़कर चले गए विदेश में पढ़ाई करने के लिए। उनमें से शायद ही कुछ अब वापस आए। ये बहुत बड़ा टैलेंट का हमारा हरास है कि हम उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाते हैं। हर साल 8,000 करोड़पति देश छोड़कर चले गए। पिछले साल भी चले गए। पासपोर्ट इंडेक्स में हम गिरकर और नीचे आ गए, 87 नंबर पे आ गए। यानी कि दुनिया में हमारी औकात कुछ नहीं, हर जगह लाइन में खड़ा होना पड़ता है। हंगर इंडेक्स में और कुपोषण में दुनिया में हम और नीचे चले गए। डेमोक्रेसी के ग्राफ में भी नीचे गए और प्रेस फ्रीडम के अंदर भी हम नीचे गए। जो धार्मिक फ्रीडम के इंडेक्स थे उसके अंदर भी हम नीचे चले गए और हम एक तरह से पार्टली डेमोक्रेसी या फ्लॉड डेमोक्रेसी के अंदर चले गए, या पार्टली ऑटोक्रेसी के अंदर चले गए। 8 सालों में पर कैपिटा इनकम सिर्फ 33% बढ़ी, $1,500 से $2,000, जबकि हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश भारत से कम $1,200 पे था, $2,800 पे आ गया। किसानों की आय प्रति वर्ष 1.5% से कम हुई और ये दुगनी करने का वादा था, बल्कि कम हो गई ये आय। और ये आंकड़े एनएसओ के भी हैं, एसएएस के भी हैं, नीति आयोग के भी हैं, सबके आंकड़े एक जैसे हैं। फ्रीडम का स्कोर भी हमारा नीचे चला गया। हर चीज नीचे गई सिवाय एक महंगाई को छोड़ के। हर चीज गिरी है इस देश में। क्या उम्मीद करें 2023 के अंदर? एक छोटा सा मैंने आपके सामने खाका खींचा कि आम आदमी की आमदनी बढ़ी नहीं, नौकरियां भी चली गईं। जो 2019 में स्थिति थी वो वापस नहीं आई, बल्कि सीएमआई के आंकड़े कहते हैं कि शहरों में इस समय जो बेरोजगारी की दर है वो पिछले 10 वर्षों में, एक कोविड का छोटा काल निकाल दे तो सबसे ज्यादा है, 10% क्रॉस कर गई है। यानी कि लगभग 4 करोड़ युवा इस समय भटक रहे हैं और उनके पास नौकरी नहीं है। लेकिन इसके अलावा कम से कम नहीं तो 5 से 6 करोड़ युवा ऐसे हैं जो गिग जॉब्स कर रहे हैं, जिनका काम सिर्फ लोगों के घर में खाना पहुंचाना, पिज्जा पहुंचाना या कोरियर का जो पैकेट्स हैं वो पहुंचाना। मुश्किल से 8,000 की नौकरी उनको मिलती है। इसे एम्प्लॉयमेंट नहीं कहेंगे, इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। उम्मीदें भी नीचे गई हैं, लेकिन क्या कहते हैं, फिर भी हम इंसान हैं, उम्मीदों पर जिंदा हैं। उम्मीद करते हैं कि चीजें बेहतर होंगी, लेकिन हर चीज मोदी जी के नाम है। वो कहीं नहीं हारते हैं। वो संस्थाओं में नहीं हारते, इंस्टीट्यूशन में नहीं हारते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हारते, और 2-4 स्टेट्स को छोड़ दिया जाए तो स्टेट्स में भी नहीं हारते। जनता भी उनका समर्थन करती है। वीरेंद्र सेंगर जी आज हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत पैनी नजर रखते हैं इन सब चीजों पर। स्वागत है आपका, और हमारी ओर से आपको मंगल कामनाएं नए वर्ष की। प्रश्न तो कुछ नहीं करूंगा, 2023 की दशा और दिशा क्या होगी, क्या टेक्सचर होगा, आप इसको किस रूप में देखते हैं सेंगर साहब? दिनेश जी, जैसा कि आपने प्रस्तावना में खाका खींच दिया है, मोटे तौर पर वो सब हकीकत की बातें हैं। ठीक है, उम्मीद तो इंसान को बनाए रखना चाहिए, लेकिन वो केवल उम्मीद ना हो, मतलब उम्मीद के कोई कारण तो होने चाहिए ना, कारक तो होने चाहिए। कारक तो बहुत ही नेगेटिव है। मतलब अगर सच्चाई का आप सच्चाई के आईने में देखें तो हकीकत मुझे लग रहा है कि दिनेश जी इससे भी भयानक है।
क्योंकि सारे आंकड़े, सारी गिरावट है। और सरकार के सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के तौर तरीकों में फर्क नहीं है। जब जी सरकार अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं है, अपनी जी फेल्योर मानने को तैयार नहीं है, तो सुधार की संभावना बहुत कम होती है। जब इंसान अपनी गलतियों से सीखता नहीं है, उनको स्वीकार नहीं करता है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि उसमें कोई सुधार आए। इस सरकार के साथ यही है। अभी ताजा मामला सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया नोटबंदी पे, तो सत्ता पक्ष उसको ऐसा ढिंढोरा पीट रहा है जैसे कि उसके सारे कारकों पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्लीन चिट दे दी है, जबकि हकीकत ये नहीं है। केवल लीगल टर्म में और टेक्निकलिटीज पे सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो प्रक्रिया थी, जो कानूनी प्रक्रिया थी, वो सही थी केवल। लेकिन उसने नोटबंदी अच्छा हुआ खराब हुआ उस पर नहीं कहा इसका इससे हमारे जो कोर्ट के फैसले से रिलेवेंट नहीं था, और ये हमारी हम, हमारे चिंतन और हमारे जो फैसले का मुद्दा नहीं था। जी बात तो ये है, भाई टेक्नोलॉजी पे कौन सवाल उठा रहा था, कौन सी बात कर रहा था, समझिए आप। अब उनके भाजपा के एक बड़े नेता हैं जो हमेशा क्रोध की भावना से उबलते रहते हैं, उनका चेहरा कुछ इस तरह से है, रविशंकर जी। ये अलग बात है कि हमारे पुराने मित्र हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों ऐसा क्रोध में रहते हैं, उनको हमेशा ये रहता है। और उसी मुद्रा में कल उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश से माफी मांगे। भाई राहुल गांधी क्यों मांगे माफी? क्या आप साबित कर रहे हैं कि नोटबंदी अच्छी थी और नोटबंदी के जो संकल्प थे, और मोदी जी ने कहा था कि अगर ये ना हो तो मैं किसी चौराहे पे आ जाऊंगा आप लोग, और फैसला फिर आपका हो, तो वो तो एक पॉलिटिकल जुमला है, न कोई आता है न कोई हिसाब लेता है। लेकिन वो सारी फेलियर हो गई। चाहे आतंकवाद पे आप देख लीजिए, मेनली आप कश्मीर के आतंकवाद और नक्सल आतंकवाद पे कर रहे थे, तो ठीक है, नक्सल आतंकवाद पे कमी आई है, लेकिन वो कमी कोई आज की नहीं, वो कमी तो जब चिदम्बरम गृह मंत्री थे उसी समय से जो उनके ऑपरेशन शुरू हुए थे। हालांकि उस ऑपरेशन में बहुत क्रूरताएं भी हुई थी, उससे मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन जैसे भी हो उसमें वो कंटिन्यू रहा और उसमें काफी सफलता मिली है। लेकिन बल्कि ऐसा नहीं है कि वो कल आतंकवाद। तो सर हाँ कल तो सर कश्मीर के अंदर 6 हत्याएं हो गई नए साल के दिन, जी जी। और और वो जहां भी तक कश्मीर में, जुडिशरी की भाई हुई हैं, आप सोचिए कमाल कश्मीर, की बात। जी कश्मीर पे तो आप बात कर रहे थे, आप 370 ऐसे लाए थे कि जैसे कि कांग्रेस सरकार ने इसको लागू करके कोई बड़ा पाप किया हो, समझे, बड़ा राज अधर्म किया हो, समझे। आपने ये सपने दिखाए थे कि इससे कश्मीर में शांति आ जाएगी, पंडित 2022 तक लौट जाएंगे वहां पे, समझे, और वहां अद्भुत विकास हो जाएगा, और वहां पर कोई जाएगा कश्मीर में जाके बस जाएगा, और उसमें तमाम तरह की आपने बातें की थी। लेकिन वो सब एक से झूठी हुई। आधा कश्मीर तो कई सालों तक बिल्कुल बंधक सा रहा, ना वहां कोई कम्युनिकेशन के साधन थे और ना लोगों को स्वतंत्रता थी। आज भी हालत बहुत खराब है। पर्यटन उद्योग में आप भले आंकड़े तमाम बताएं, लेकिन पर्यटन जो है सामान्य नहीं हुआ है, और वहां रोजी रोटी कश्मीरियों की उन्हीं से चलती है? उनका जो एप्पल उद्योग है उसको बहुत भारी झटका लगा है। वहां लोग डर के साए में जी रहे हैं। तमाम बच्चों की एजुकेशन छूट गई है, क्योंकि उनको लगता है कि हम जान बचाएं या बच्चों को शिक्षा दिलाएं। लेकिन तो सर हालत है, तो आप सरकार ने अपनी, तो सिंगर साहब, सरकार ने तो जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉय थे जो जम्मू चले गए विरोध करके, उनकी तो 5-6 महीने से तनख्वाहें नहीं दी है, वो तो भूखे मर रहे हैं। और सरकार हेकड़ी में आ गई कि आपको तनख्वाह नहीं देंगे अगर आप वापस नहीं आएंगे, आपको जो करना है कर लो। ये तो पंडितों के प्रति इनका सारा रवैया है। और दिनेश जी इसका श्रेय भी ये मोदी जी की सरकार को नहीं है। मनमोहन सरकार वो पैकेज लाई थी बहुत ही होशियारी से, और उसमें एक उनकी एक रणनीति थी कि भाई अगर कश्मीरी पंडितों को खास तौर पर वहां पर घाटी में लौटाना है, तो उन्होंने उनको सरकारी नौकरियां दी और सुरक्षा की गारंटी दी कि सुरक्षा की हम कोशिश करेंगे पूरी। हुई। लेकिन इनके दौर पे जब से ये 370 खत्म हुआ एक तरफा, भाई आप क्या वहां पर केवल
फौज लगा के और राइफल लगा के शांति ला सकते हैं, क्योंकि वो कश्मीर का जो मामला है, कश्मीर का मामला एक पॉलिटिकल मामला है, राजनीतिक मामला है। उसको आप केवल ये संगीनों के पहरे से नहीं कर सकते। ये वहाँ लेमैन भी समझ रहा है, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों वो समझने को और मानने को तैयार नहीं है। लेकिन और सर, केवल आपकी मेजर साहब एजेंसियां 370 की बात जी करते हैं, भारत के तो कई राज्यों में 371 भी लगा हुआ है, वो 370 ही जी देखा जाए तो सारा का सारा, तो उसके हाँ बारे में क्यों नहीं बात करते फिर वो? हाँ, क्योंकि वो इनके एजेंडे में है। वो दिनेश जी हिंदू मुस्लिम से जुड़ता है, और जो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स है वो मुझे लग रहा है कि इनके लिए अमृत है। वैसे भी अमृत काल चल रहा है, अमृत काल का बड़ा ढूंढना पड़ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इनका जो अमृत है संघ परिवार का, वो वहीं से निकलता है। तो इसीलिए जो 370 का निशाना लगाया, वो कुछ नहीं, बेसिकली वो एक हिंदुत्व ध्रुव ग्रहण का संकल्प था, नारा था। लेकिन इनको ही नहीं लगा कि इतना हमारा सेंसिटिव जो प्रदेश है वो संकट में फंस जाएगा। आपने क्या हुआ, कश्मीर मैंने एक दौर में बहुत कवर किया है, मैं वहाँ के बड़े सुदूर और ग्रामीण इलाकों में गया हूँ, रहा भी हूँ। तो मैंने देखा कि आपने विश्वास किया, मतलब वो अविश्वास उनके अंदर है, वो मतलब ये कि इंडिया से आए हुए हैं, इंडिया। हमने कहा भाई इंडिया में तो आप भी हो। तो वो लोग समझाते हैं कि नहीं साहब, वो फर्क है, समझे। हम जब जाते हैं दिल्ली में और पटना में, तो हमें मतलब शक की निगाह से देखा गया था। उनका भी कश्मीरी पहले हम लोग जाके वहां पर, जब ये यहाँ जाड़ा होता था तो 4 महीने निकल जाते थे, तो रिटेल में वहाँ गांव गांव में घूम के ऊनी कपड़े बेचते थे, शॉल बेचते थे, और हमें कोई खतरा नहीं होता था। आज तो होता है कि साहब थाने में पहले लिखवाओ, थाने में एंट्री कार्ड दिखाओ, और इतना माहौल खराब हो गया है कि कश्मीरी आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आतंकवादी हो गया हो। तो वो धंधा जी, चौपट हो गया। वो जो बाहर निकल के 4 4 महीने करते थे, तो उनके अंदर एक अविश्वास सब पैदा हो गया है, क्योंकि ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कश्मीरियों के लिए, जैसे कि हर कश्मीरी और जो मुसलमान हो वो आतंकवादी हो। ये एक बड़ी वेदना है, पीड़ा है। तो जब तक आप इस साइकी को नहीं बदलेंगे, इस माहौल को नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ नहीं होता। और ये माहौल आपने क्रिएट किया है, आपके लोगों ने क्रिएट किया है, फौज ने क्रिएट किया है। फौज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, फौज का सब सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन ये कैसा होता है। सम्मान तो हम पुलिस का भी करते हैं, पुलिस भी जरूरी है, जैसे सेना जरूरी है। तो क्या जो पुलिस अत्याचार करती है उसके खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है? तो ऐसे ही अगर सेना रक्षा करती है, सब कुछ करती है, उनको हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सेना कुछ भी करे, सेना कुछ भी अत्याचार करे नागरिकों पे, उस पर सवाल नहीं उठेंगे। और जी, अगर कोई सवाल उठाता है, चाहे वो मीडिया उठाता है या और लोग उठाते हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता उठाते हैं, तो आप तुरंत चश्मा ब्रांडेड कर देते हैं कि ये देशद्रोही है। मुझे लग रहा है कि जब तक दिनेश जी इस रणनीति को नहीं बदलेंगे, तब तक कश्मीर भारत का अभिन्न अंग वास्तव में नहीं होता। ठीक है, हम टोटल मानते हैं कि हमारा अभिन्न अंग है। भाई कश्मीर आप क्या करेंगे, केवल संगीनों के बल पे वहां पर पहाड़ियों पे कब्जा किए रहेंगे, लेकिन वहां के नागरिकों को आप विश्वास में नहीं लेंगे, तब तक व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये ये जो श्रीनगर है, घाटी है, ये हमारे साथ कैसे दिल से तो नहीं रहेंगे। तो आपको दिल जीतना है, आपने बिल्कुल से उनको एक किनारे कर रखा है। वहां मीडिया स्वतंत्र नहीं है, मीडिया तो खैर पूरे देश में स्वतंत्र नहीं है, तो खबरें वही आती हैं जो वहां का प्रशासन चाहता है। जो वहां का प्रशासन क्या है, वहां सेना का शासन है एक तरह से, अघोषित तौर पर। जैसे भारत जैसे देश के दूसरे हिस्सों में अघोषित इमरजेंसी है। इमरजेंसी में तो एक कानून के तहत तमाम अंकुश लगाए गए थे। अब तो सब जान रहे हैं, समझे। तब तो न इतना लचर चुनाव आयोग हुआ था, न सुप्रीम कोर्ट हुई थी, न उस पर बार बार सवाल उठते थे। लेकिन अब तो मनमानी हो रही है। अभी एक जज ने जो कल का फैसला था नोटबंदी पे, उसमें जो महिला जज थी, जिनके बारे में अब कहा जा रहा था कि उन 5 जजों में, जो आमतौर पर आज में देखा है सोशल मीडिया में कि एक ही मर्द थी, हालांकि मैं इस टर्म को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन उन्होंने मुद्दे उठाए।
उन्होंने कहा भी तकनीकी सरकार अध्यादेश लाके कर सकती थी, सरकार पार्लियामेंट में कर सकती थी, अरे गोपनीयता का मामला था। और आपने कैसे किया कि 24 घंटे के अंदर परमिशन ले ली, 24 घंटे में प्रस्ताव हो, 24 घंटे के अंदर आ गया, तो ये बहुत विश्वसनीय नहीं लगता। और जो हमारे 4 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने किया, उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये भी सच है, ये आ रहा है कि उनमें एक जज महोदय अगले महीने रिटायर हो रहे हैं और दो जज और जल्दी रिटायर होने वाले हैं। तो ये सब चीजें, ये सवाल उठ रहे हैं इस फैसले से। सुप्रीम कोर्ट की कभी भी आमतौर पे इतनी आलोचना और उतना संशय के घेरे में नहीं होता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है कि सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठ रहे हैं, उनकी साख पे बट्टा लग रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दिनेश जी, बड़ी विषम स्थिति है जी। अब और अगर सुप्रीम कोर्ट पे भी अगर भी हमारा विश्वास दरक गया तो मुझे लग रहा है कि स्थिति यहाँ काफी खराब होंगी। दिनेश जी, अब